हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला एकेडमी। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एमपी सिविल जज 2011 का क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द पर्सन इज़ नॉट गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस। तो इट्स करेक्ट आंसर इज डी। A child under age of 7 years shoots his father with a revolver and the father dies. Because according to section 82 of IPC, act of a child under 7 years of age, nothing is an offence which is done by the child under 7 years of age. So this is a case related to section 82 of IPC. Question number 2. A knows Z to be behind the bush. B does not know it. A induces B to fire at the bush knowing it is likely to cause Z's death. Z dies. A is guilty of. अब ये जो क्वेश्चन है ये इट इज़ रिलेटेड टू सेक्शन 299 ऑफ IPC एंड ये क्या है, इलस्ट्रेशन बी है। इस सेक्शन का इलस्ट्रेशन बी है, तो इट्स करेक्ट आंसर इज बी, कल्पेबल होमोसाइड। इलस्ट्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द लिमिट टू विच अ पर्सन कैन बी ऑर्डर टू अंडरगो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया गया है आपका सेक्शन 73 में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है इट इज़ 3 months। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो इट्स वाइफ ऑफ ए कमिट्स सुसाइड आफ्टर 2 years ऑफ अ मैरिज and before her death was subjected to cruelty and harassment by A and his parents for demand of dowry. A and his parents have committed offense. अब ये पूछ रहे हैं कि किस सेक्शन के अंतर्गत ये ऑफेंस आएगा। तो इट कम्स अंडर सेक्शन 304B ऑफ IPC, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 304B ऑफ IPC वहाँ पे दिया गया है कि वेयर द डेथ ऑफ अ वुमेन इज कॉज्ड बाय एनी बर्न्स और बॉडीली इंजरी और अकर्स अदरवाइज देन अदर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस विद इन 7 years। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, 2 years में ही हो गई है। तो विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज and it is shown that soon before her death she was subjected to cruelty and harassment। तो यहाँ पे आपकी cruelty और harassment भी शब्द यूज़ किए गए हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 304B ऑफ IPC। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुमेन के बारे में पूछ रहे हैं कि वुमेन का मतलब क्या होता है इन IPC। तो इट इज़ गिवन इन सेक्शन 10। तो वहाँ पे बात की जा रही है सेक्शन 10 में मैन और वुमेन दोनों की। तो द मैन डिनोट्स अ मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज एंड द वर्ड वुमेन डिनोट्स अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। तो ये एक करेक्ट आंसर है सी, और ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा गया है MP में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट has punished the accused with imprisonment of 5 years and fine of 10,000 rupees under section 325 of IPC. The maximum imprisonment under the section 325 is 7 years. On non-payment of fine, the magistrate can give him maximum imprisonment up to। अब यहाँ पे क्या है कि maximum imprisonment of section 325 is 7 years। अब वहाँ पे फाइन भी लगा रहे हैं, अगर वो फाइन पे नहीं कर रहा है तो इट इज़ द रेलिवेंट सेक्शन इज सेक्शन 65, क्योंकि वो बात करता है नॉन पेमेंट ऑफ फाइन की। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 months। देन विच हर्ट इज़ नॉट अ ग्रीवियस वन। तो ग्रीवियस हर्ट की अगर हम बात करें तो सेक्शन 320 ऑफ IPC का जो पैरा 8 है वो प्रोवाइड करता है दैट एनी हर्ट विच एंडेंजर्स लाइफ और विच कॉजेज the sufferer to be during the space of 20 days or severe bodily pain or unable to follow his ordinary pursuit, the hurt is said to be grievous one। तो सेक्शन 320 में आपको डिफाइन कर दिया है, सेक्शन 320 के पैरा 8 में आपको बता दिया है कि क्या होता है ग्रीवियस हर्ट। तो वहाँ पे बोला जा रहा है कि 20 दिन तक अगर सीवियर बॉडी पेन हो रहा है या कोई ऐसी हर्ट हुई है जिससे वो डेली का काम जो वो करता है वो नहीं कर पा रहा है, तो दैट इज़ अ ग्रीवियस हर्ट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इट इज़ डी, सफरिंग ऑफ 15 day ऑफ सीवियर बॉडीली पेन। तो क्योंकि क्वेश्चन था नॉट अ ग्रीवियस हर्ट, ओके, तो नॉट अ ग्रीवियस क्योंकि वहाँ पे 20 दिन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 15 दिन दिया है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेगेटिव नेचर का ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 अगर बात करें,
A drove the car rashly and negligently on a public way and damages the property of property E, property of B, there is no E, and thereby he committed offense under which section or sections. तो उसने कौन सा offense किया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, सेक्शन 279 का। तो वहाँ पे स्पेसिफिकली दिया गया है कि अगर कोई इस तरह से चल रहा है, गाड़ी रैशली या नेग्लिजेंटली चला रहा है जिससे कि ह्यूमन लाइफ को एंडेंजर हो रहा है, वो वहाँ पे खतरा उसको उत्पन्न हो रहा है अपनी जान का, तो वहाँ पे जो पनिशमेंट भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वहाँ पे जो पनिशमेंट होती है वो 6 मंथ्स की होती है, और वहाँ पे जो फ़ाइन होता है अंडर सेक्शन 379, तो फ़ाइन हो जाता है 1000 रुपीज़ का। ठीक, दोनों भी हो सकता है, या सिर्फ पनिशमेंट या सिर्फ फाइन हो सकता है, दोनों चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फॉर ऑथराइजिंग डिटेंशन ऑफ एक्यूज इन कस्टडी ऑफ पुलिस द एक्यूज मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट। तो ये क्वेश्चन आपसे कैसे, करेक्ट आंसर है इन पर्सन, उसको खुद जाना है, और ये बात करता है आपका सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी। तो वहाँ पे सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी में प्रोवाइड किया गया था दैट ऑथराइजिंग डिटेंशन ऑफ एक्यूज इन कस्टडी ऑफ अ पुलिस द एक्यूज मस्ट बी प्रोड्यूस्ड इन पर्सन बिफोर द मजिस्ट्रेट। तो स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि इन पर्सन ही जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन द पर्सन डाइज or disappears or woman is raped while such person or woman is in custody of police authorized by magistrate, a inquiry in addition to the inquiry or investigation held by the police shall be held। अब वो कौन हेल्ड करेगा, तो इट इज़ बी, द जुडिशियल मजिस्ट्रेट विद इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन द ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड, एंड दिस इज एक्सप्रेसली गिवन इन सेक्शन 176(1)(a of CRPC. Next question is under section 357A subsection 2 of CRPC, which of the authority is authorized to decide the quantum of compensation। तो कौन डिसाइड करेगा तो quantum of compensation, तो इट इज़ द करेक्ट आंसर इज डी, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो यहाँ पे जो बात की जाती है कंपनसेशन की, तो सेक्शंस जाते हैं 357A to 3, जो ए है सेक्शन वो आपका डील करता है, और अथॉरिटी बताई गई है इन सबसेक्शन 1 and 2 बोथ। नेक्स्ट आता है, अ विक्टिम कैन नॉट फाइल एन अपील अगेंस्ट एनी जजमेंट पास्ड बाय द कोर्ट। कब अपील फाइल नहीं कर सकते हैं, तो इट इज़ डी, वेयर द कोर्ट इम्पोजेस इनएडुकेट सेंटेंसेस। तो प्रोवाइडेड दैट द विक्टिम शैल हैव अ राइट टू रेफर एन अपील अगेंस्ट any order passed by the court acquitting the accused or convicting for less offense, the imposing inadequate compensation and such appeal lie to the court to which the appeal ordinarily lies against the order of conviction of such court। प्रोविज़ो है ये, बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये आपका प्रोविज़ो है ऑफ सेक्शन 372 का। Next question is, in which of the trial hearing of the accused on sentence is not necessary। तो not necessary, तो correct answer is C, trial or the summon cases, and this is given in section 253 of CRPC। Okay, next question is question number 14, in summary trial of case on conviction the sentence of imprisonment shall not be for a term exceeding, तो it is not exceeding A 3 months, and it is given expressly in section 262 subsection 2 में दिया गया है कि जो टर्म होगा it should not exceed 3 months। next question is, which of the following offense is not compoundable। इट इज़ नॉट कंपाउंडेबल, तो सेक्शंस आर, द करेक्ट आंसर इज 320 जो सेक्शन है आपका वो बात करता है कंपाउंडेबल ऑफ ऑफेंसेस के बारे में, एंड द करेक्ट आंसर इज बी 364 IPC, इट इज़ नॉट कंपाउंडेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, एट ट्रायल इट अपीयर्स टू द मजिस्ट्रेट दैट द केस बी ब्रॉट टू बी ट्राइड बाय द कोर्ट of session in which session
ऑफ कोर्ट ही शैल कमिट द केस। तो वो कहाँ पे कमिट करेंगे? तो बेसिकली ये एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर व्हेन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल मजिस्ट्रेट फाउंड दैट केस शुड बी कमिटेड, केस को क्या करना है? कमिट करना है। तो इट विल गोज अंडर सेक्शन 323। तो करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, अंडर सेक्शन 138 ऑफ द एक्ट टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन डज नॉट अराइज ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो इसका करेक्ट आंसर इज डी, क्योंकि from where the notice to pay the amount is issued. Next question is question number 18. Which written statement signed by the maker of a promise is promissory note? तो correct answer is D. Mr. B, I will pay you 1000 rupees on demand, and it is given in section 4 of NIA Act. ठीक। Then which question number 19, which is not a negotiable instrument? तो which is not a negotiable instrument? A, bond is not a negotiable instrument. तो जो negotiable instrument है उसकी expressly definition आपकी दी गई है section 13 of NIA Act। तो वहाँ पे बताया गया है कि negotiable instrument means promissory note, bill of exchange या check, payable either to draw or to the drawer, or either payable to order or to the bearer। तो सेक्शन 13 में बॉन्ड की बात नहीं की गई है, इन सब की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। इन विच कोर्ट द कंप्लेंट हैज़ टू फाइल एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एक्विटल अंडर सेक्शन 138 ऑफ द एक्ट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ए, कोर्ट ऑफ सेशन। तो ये चीज़ आपकी दी गई है सेक्शन 138 में ही बताया गया है कि कोर्ट ऑफ सेशन में ही लाई करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उस टाइम से रिलेटेड, क्योंकि हम कौन से ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं? 2011 का सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है करंट का, वर्ल्ड कप क्रिकेट 2012 का है। तो इसका करेक्ट आंसर है विच टीम डिफीटेड इंडियन टीम इन द मैच ऑफ द वर्ल्ड कप क्रिकेट 2011। तो करेक्ट आंसर इज डी, साउथ अफ्रीका। तो ये उस टाइम के गेम के करंट के क्वेश्चन बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दादा फाल्के अवार्ड फॉर ईयर 2011 वॉज कन्फर्टेड अपॉन। ये भी आपका करेंट का क्वेश्चन है। तो इट इज़ सी, के बालाचंद्र। नेक्स्ट, वाई इज़ द प्लेस एबॉटबाद इन द न्यूज़। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर तो ए है, किलिंग ऑन द इंटरनेशनल टेररिस्ट। बेसिकली यहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हो कि अभी आपका जो राम जी की जो जन्मभूमि से रिलेटेड जो करंट न्यूज़ चल रही है उनसे आप एक रेफरेंस ले सकते हो कि वहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। श्रीमती जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा इज़ अ सिटिंग जज ऑफ, इट इज़ अ सिटिंग जज ऑफ सी, सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ से आप एक रेफरेंस ले सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी करंट जजेस हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि हमने इस बार 2011 का ही पेपर आपसे क्यों सॉल्व करा रहे हैं। देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड, क्योंकि ये पेपर आपका बनाया था हाई कोर्ट के थ्रू ही बना था। इससे पहले कमीशन के थ्रू बनता था, लेकिन ये वाला क्वेश्चन पेपर आपका हाई कोर्ट के थ्रू बना है। और इस बार भी जो वैकेंसी आई है दैट इज़ फ्रॉम द हाई कोर्ट, और क्वेश्चन पेपर भी हाई कोर्ट ही बना रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि वो आपको पैटर्न समझना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। एक्सक्लूडिंग द डे ऑफ जर्नी, हाउ मेनी डेज इन एडवांस टिकट मे बी रिजर्व ऑन रेगुलर ट्रेन्स। तो करेक्ट आंसर इज ए, 90 days। फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश चंबल रिवर ओरिजिनेट्स। तो अगर किसी ने मेरा वीडियो देखा होगा रेफरेंस की मध्य प्रदेश का लोकल जीएस आप कैसे पढ़िए, तो वहाँ पे भी हमने आपसे बात की थी कि जो भी रिवर्स ओरिजिनेट हो रही हैं वहाँ से, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये रेलिवेंट क्वेश्चन आ गया है। तो करेक्ट आंसर इज इंदौर। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ ट्राइबल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। हमने वहाँ पे भी डिस्कस किया था कि ट्राइबल एरिया के बारे में ज़रूर पढ़िएगा। तो रतलाम इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। विच डायलेक्ट इज़ नॉट स्पोकन इन मध्य प्रदेश। तो करेक्ट आंसर इज डी, संथाली। In which district Madhya Pradesh the oil refinery is located? तो where the oil refinery is located? It is Dewas. Who is the first chief minister of Madhya Pradesh? तो it is B, कैलाश नाथ कटजू। यहाँ पे आप ये मान के चलिए जो सीएम है
फर्स्ट। देन इसके बाद आपके जो फर्स्ट सीएम है ये आपको पता होना चाहिए। ड्यूरिंग द कार्वेशन ऑफ छत्तीसगढ़, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कार्व हो रहा था उस टाइम पे सीएम कौन थे, उस टाइम पे गवर्नर कौन थे, देन फर्स्ट गवर्नर और करंट गवर्नर, देन करंट सीएम, देन छत्तीसगढ़ के भी करंट गवर्नर एंड करंट सीएम, बिकॉज दे आर द नेबरिंग स्टेट हो गया ना अभी तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31, हु इज़ नॉट रिलेटेड टू मध्य प्रदेश। तो who is not related, it is C, Rajkumar. Then poet who is not related to Madhya Pradesh is, it is Jayashankar Prasad. Osteoporosis is the disease related to which of the following, it is related to bones. Which of the following countries is in Africa, तो अफ्रीका में कौन सी कंट्री है, तो इट इज़ दी इथोपिया। हाउ मैनी कॉन्स्टिट्यूंसीज आर देयर इन एमपी असेंबली, तो हाउ मैनी, इट इज़ 250। जिसने भी एमपी का लोकल जीएस कैसे पढ़ें ये वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वो आप ज़रूर देखिएगा, तो एक आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कहाँ पे ज़्यादा आपको फोकस करना है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ www. तो इट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब। स्टैटिक जीके से यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्टिंग टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इज कॉल्ड, तो इट इज़ कॉल्ड Bluetooth. Next is the term which is used to describe the legal and regulatory aspects of internet. It is called cyber law. A computer store its permanent memory on, कहाँ पे वो अपनी permanent memory store करते हैं, तो it is the hard disk. Next question, which of the following is not, which is not internet search engine, तो what is not as internet search engine, it is the Facebook, because Google है, DuckDuckGo भी है, Yahoo भी है। नेक्स्ट, अब ये आपका आ गया इंग्लिश से रिलेटेड, तो 41 क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल द ब्लैंक्स। कॉटन इज डैश देन वुड, तो कॉटन क्या है, इट इज़ सॉफ्टर। ओके, एडजुडिकेट मीन्स, तो एडजुडिकेशन का मतलब क्या होता है, डिसाइड करना। देन द सिनोनिम ऑफ नीट, तो नीट का सिनोनिम क्या होता है, नीट का मतलब होता है साफ सुथरा, तो क्लीन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, द एंटोनिम ऑफ वर्ड डेरोगेटरी, तो एंटोनिम क्या होगा, इट इज़ प्रेजिंग। मॉन्डस ऑपरेंडी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपसे और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये मान के चलिए हर बार ये क्वेश्चन आता है, तो इसको आप रट लीजिएगा कि इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स मैनर ऑफ वर्किंग। इसके और भी चेंजेस ये करके देते हैं, इसका मीनिंग और क्या होता है, तो यहाँ पे इसका मीनिंग है मैनर ऑफ वर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, हु इज़ नॉट अ सिटीजन बाय डोमिसाइल, तो करेक्ट आंसर इज सी, दोज हु हैव बीन ऑर्डिनरली रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यू टू हिज वर्क इन इंडिया, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, एंड ये आपका दिया गया है आर्टिकल 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, द प्रेसिडेंट कैन ऑब्टेन ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, तो कहाँ पे वो कर सकते हैं, तो इट इज़ द करेक्ट आंसर सी, वेयर द क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ फैक्ट हैज़ अराइजन एज ए or is likely to arise, which is of such a nature of such public importance that it is expedient to obtain the opinion of the court. Where there is in a very simple words, where there is a substantial question of law of general importance, वहाँ पे प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन लेते हैं, और ये आपकी बात करता है सेक्शन 143। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 48, जिसमें पूछा जा रहा है अंडर आर्टिकल 277 of constitution who has superintendency over all courts and tribunals located in territory in which exercises jurisdiction, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डी, हाई कोर्ट, एंड इट इज़ गिवन इन सेक्शन इन आर्टिकल 227 में ये दिया गया है, आपसे क्वेश्चन में भी पूछा गया, तो इट्स करेक्ट आंसर इज डी, हाई कोर्ट। ओके,
क्वेश्चन नंबर 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेफगार्ड अवेलेबल टू मेंबर ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफ यूनियन और ऑफ द स्टेट. तो करेक्ट आंसर इज डी, दैट ही शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू सबमिट अ डिक्लेरेशन दैट ही विल नॉट कमिट इन फ्यूचर such misconduct for which he is charged with. तो ये आपका दिया गया है आर्टिकल 311 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50. आज हम क्वेश्चन नंबर 50 तक ही सॉल्व करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 50 पूछ रहा है, विच इज़ द लेटेस्ट केस वेयर इन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिव्यूड द अमेंडमेंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट अंडर सेक्शन 360 अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो लेटेस्ट उस टाइम पे कौन सा था? इट इज़ सी, मिनर्वा मिल्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, एंड नेक्स्ट आप क्या देखना चाहते हैं वो भी आप हमको कमेंट बॉक्स में करके बताइए. थैंक यू सो मच.